नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ सीटेट के जो सीडीपी कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि 9 जनवरी और 10 जनवरी में पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। और ये जो प्रश्न हैं, देखिए, कोई भी प्रश्न हो वो हर सेट में उसमें डेट में वो रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, है ना। तो आज हम उन्हीं को एनालाइज करेंगे, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो में बने रहें, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हमारा ये है कि बच्चों के द्वारा की जाने वाली जो त्रुटियाँ होती हैं, बच्चों के द्वारा जो की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो असफल हुई है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। इसके बाद अगर अगले विकल्प की बात करें तो एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि का ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं देना चाहिए ध्यान? प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को लिए ये थकाने वाला होगा। देखिए, यहाँ पे शिक्षक को आराम नहीं देना है बिल्कुल भी, है ना। यहाँ पे हम अगर बात करें तो स्वयं बच्चों के द्वारा त्रुटियों में को सुधारा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। नहीं, ये भी हमारा नहीं है। तो इसका विकल्प हमारा जो है वो पहला एकदम सही हो जाएगा कि यदि एक कक्षा में अगर बच्चा बार बार गलतियाँ कर रहा है तो देखिए, यहाँ पे बच्चे की गलती नहीं होगी दोस्तों, है ना। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे स्कूल की जो व्यवस्था है, शिक्षक की जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं वो असफल हुई है ना। यहाँ पे बच्चे की गलती नहीं है अगर वो बार बार बच्चा त्रुटियाँ या गलतियाँ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर अगले प्रश्न की बात करें तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कि थीम सबसे बेटर है, यानी कि सबसे अच्छी है। क्या वो मेरा परिवार है, क्या वो मेरा विद्यालय है, क्या वो मेरा परिवार है, क्या वो मेरा प्रिय मित्र है, क्या वो मेरा पड़ोसी है। तो इसमें देखिए सही विकल्प दोस्तों हमारा हो जाएगा मेरा परिवार। तो इसमें होगा मेरा परिवार इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए बात किसकी कर रहा है, नर्सरी कक्षा के शुरुआती में। ठीक है, तो नर्सरी कक्षा का शुरुआत में कौन एकदम छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी कक्षा में बच्चे एकदम छोटे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, देखिए वो समाज से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। उस समय वो समाज के बारे में इतनी अच्छी वो मतलब बाहर की दुनिया जो होती है उसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है जितनी अच्छी जानकारी वो अपने परिवार के बारे में जानता है। देखिए परिवार में वो रहता है, परिवार में इंटरेक्ट करता है, वो अपने भाई बहन हो गए या माता पिता हो गए, है ना। तो उनसे वो मेल मिलाप रोज़ करता है, तो उनसे वो इंटरेक्ट रहता है परमानेंट, है ना। उनको वो अच्छे से समझता है परिवार के लोगों को। तो जो नर्सरी कक्षा की शुरुआत की जो विषय वस्तु की जो थीम होगी वो होगा मेरा परिवार। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, ठीक है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। अगर हम बात करें समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं तक ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे की तो सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। अगला विकल्प हमारा क्या कहता है कि सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन कराना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं तक हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है कि हमारा इसमें जो प्रश्न नंबर जो विकल्प नंबर हमारा जो पहला है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि विभेद नहीं करना चाहिए। देखिए प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए विभेद मतलब क्या होता है, विभेद का मतलब होता है अलगाव, मतलब अलग अलग, यानी कि पृथक नहीं करना चाहिए बच्चों को, है ना। तो सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करें तो एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह साकुवाज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो पढ़ने में उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है ना, यानी कि पठन विकार है। अब पठन विकार किससे संबंधित है आप सब जानते हैं, डिसलेक्सिया से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर जो पहला हो जाएगा डिसलेक्सिया, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए पठन विकार जो होता है, पठन विकार में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो उसको पढ़ने में कठिनाई होती है ना। वो सा को वाज पढ़ देगा, वाज को सा पढ़ देगा, है ना। और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिला के वो जो लेटर जो होता है ना वो कहीं ना कहीं वो रिवर्स कर देता है। जो ये शब्द है इनको कहीं ना कहीं वो उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है ना दोस्तों। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब एक चीज़ और बता दें कि अगर जब बच्चे को देखिए बच्चे को जब पढ़ने में कठिनाई होगी तो कहीं ना कहीं उसको लिखने में भी कठिनाई होगी। ठीक है, तो जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होगी तो कहीं ना कहीं उसको लिखने में भी कठिनाई होगी। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें वह क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ठीक है, समस्या मौलिक होती है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं कि सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य एक उपागम होता है, सामान्यतया एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत यानी कि प्रकरण पर आधारित होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया गया होता है। तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो प्रश्न नंबर जो चौथा है, विकल्प नंबर जो चौथा है दोस्तों, ये सही हो सकता है, ये सही हो जाएगा। क्योंकि समस्या कथन में क्या होता है, संकेत जो होता है ना, संकेत क्या होता है कि अंतर्निहित रूप में होता है। देखिए अंतर्निहित नहीं है यहाँ पे, अंतर्निहित है यहाँ पे। ठीक है, तो समस्या जो कथन वो होगा उसमें जो संकेत होगा वो अंतर्निहित रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी आगे पढ़ते हैं कि शिक्षकों में स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। नहीं यार, अंतर्मुखी नहीं होते। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या अंतर्मुखी होंगे, क्या वो अंतर्मुखी तो होंगे नहीं। बिल्कुल अंतर्मुखी वो होता है जो अपने आप से बस बातें करता हो बस। बहिर्मुखी क्या होता है, वो समाज से इंटरेक्ट करता हो। तो प्रतिभाशाली बच्चे सीधी सी बात है वो बहिर्मुखी होंगे, है ना। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, ये भी नहीं सही होगा। इसके बाद अगर बात करें इसका होगा हमारा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तक ये हमारा सही हो जाता है कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, अपने आप में एकदम विश्वास करते हैं, अपने आप में एकदम आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें जो विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन से चरण आते हैं। तो देखिए चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन कौन से चरण आते हैं, मतलब उसको क्रम इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें क्या करना है कि जो ये चरण जो 4 चरण दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये जो चरण दिए गए हैं इनको हमको क्रम में लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो इनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला इसमें बताया गया है कि सबसे पहला चरण कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा चरण आएगा, तो ये सब चीज़ें हमको लगाना है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला जो चरण आएगा वो हमारा आएगा कौन सा, पूर्व प्रक्रमण। ठीक है, सबसे पहला चरण जो आएगा वो हमारा आएगा पूर्व प्रक्रमण। पूर्व प्रक्रमण का मतलब क्या होता है, पूर्व प्रक्रमण का मतलब होता है प्री प्रोसेसिंग, है ना। प्री प्रोसेसिंग मतलब जो पहले प्रोसेसिंग के पहले, मतलब प्रोसेसिंग के पहले भी एक प्रोसेसिंग की जाती है, उसी को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके बाद अगले नंबर पे कौन आएगा, अगले नंबर पे आएगा हमारा श्रेणीकरण। पहले हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, है ना, इसके बाद हम श्रेणीकरण करेंगे। श्रेणीकरण का मतलब होता है सीरीज लगाना, सीरियलाइज करना। ठीक है, क्रमबद्ध लगाना, श्रेणीकरण करना। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड नंबर पे ये हमारा आ जाएगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा प्रतिक्रिया चयन। अब दोस्तों प्रतिक्रिया चयन क्या होता है, तो प्रतिक्रिया का मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया का मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक चयन करने के लिए तो हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा फीडबैक, जो उसका चयन करेंगे। इसके बाद जो अंत में है, अंत में हमारा कौन सा है, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो बाद में हम सबसे लास्ट में हम फीडबैक जो होगा वो उसी को हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो फीडबैक होगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन सबसे लास्ट में करेंगे, यानी कि फीडबैक का इम्प्लीमेंटेशन सबसे लास्ट में करेंगे। तो हमारा ये इसका क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हमारा देखिए इसमें क्रम हमारा हो जाएगा चौथा, ठीक है, इसके बाद तीसरा, इसके बाद दूसरा, इसके बाद पहला। तो ये हमारा क्रम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतया किसमें होती हैं। देखिए यहाँ पे निर्योग्यताओं की बात किया गया है, योग्यताओं की बात नहीं की गई है। निर्योग्यताओं कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना। तो सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं वो सामान्यतया क्या होती हैं कि वो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। मतलब जो औसत से भी अच्छे जो बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं उनमें निर्योग्यताएं पाई जाती हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो लड़कियों की तुलना में, देखिए यहाँ भी तुलना करना हो गया, है ना, पृथक करना हो गया, ये बिल्कुल एकदम नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों। मैंने आपको मेरी जो वीडियो है उसमें ये सब जो मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने अभी तक टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसमें सारे मैंने टैग वर्ड बताए हैं। तुलना करना क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तक ये भी नहीं हो जाएगा, है ना। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, नहीं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं होगा। अगले विकल्प की अगर आप बात करें तो अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने एक से एक गधे बच्चे हमने शहर के देखे हैं, है ना,
एक से एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीणों बच्चों में ही निरयोग्यताएँ पाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहर के बच्चों में निरयोग्यताएँ पाई जाती हैं और ग्रामीण के बच्चों में भी अच्छे से अच्छी योग्यताएँ भी पाई जाती हैं। हमने ठीक है, इसके बाद ये भी नहीं होगा, तो इसके बाद अगले विकल्प की बात करें तो उन बच्चों में पाई जाती हैं निरयोग्यताएँ, सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनमें जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हो। हाँ, कहीं ना कहीं तक ये दोस्तों हमारा एकदम सही हो जाएगा, कहीं ना कहीं तक ये जो हमारा एकदम सही हो जाएगा, ये हमारा उससे संबंधित है, ये हमारे आनुवंशिकी से संबंधित है। तो जो सीखने संबंधी जो निरयोग्यताएँ होती हैं वो कहीं न कहीं तक हमारे जो पैतृक अभिभावक जो हैं उस प्रकार से अगर वो ग्रसित हैं, तो उनसे अगर मान लो कोई बच्चा है, अगर उसके पिताजी अगर मान लो उससे संबंधित है, उसको क्या बोलते हैं, वर्णांधता, है ना? तो अगर कोई बच्चा है उसके पिताजी अगर वर्णांधता से अगर क्या नाम है ग्रसित हैं, तो कहीं न कहीं तक वो लक्षण जो होंगे, है ना? तो वो सीखने से संबंधित वो लक्षण कहीं न कहीं उसके बच्चों में भी आएगा। तो वो जब उनके बच्चों में आएगा तो वो चीज़ जो होती है, तो कहीं न कहीं तक वो सीखने में संबंधी वो है निरयोग्यताएँ पैदा करेंगे कहीं न कहीं, है ना दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें प्रश्न काफ़ी बड़ा है ये, इसमें हम पढ़ते हैं इसको। देखिए, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, ओके, राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर, राधिका से एक प्रश्न पूछती है और राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है। ठीक है, देखिए संघर्ष तो राधिका भी कर रही थी, वो भी नहीं बता पाई थी, तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। अच्छा, मेनका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ये पक्षपात किया गया है। देखिए, अगर राधिका जो है वो अटक गई प्रश्न में, तो आपने सीधा दूसरे से पूछ लिया, उसको मौका नहीं दिया, है ना, कहीं ना कहीं। और वही प्रश्न आप क्या नाम है, दूसरा प्रश्न वही, और मोहन से आप पूछ रहे हैं या सोहन से पूछ रहे हैं, आप किसी और दूसरे बच्चे से पूछ रहे हैं और वो भी अटक रहा है, तो उसको आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंट भी दे रहे हो। तो अगर आप वही हिंट अगर राधिका को दे देते, हो सकता था राधिका भी बता देती वो प्रश्न, है ना। तो यहाँ पे मोहन को तो हिंट दे दिया गया, बट राधिका को हिंट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा किसको दर्शा रहा है, ये हमारा कहीं ना कहीं जेंडर बाइस्ड को हमारा शो कर रहा है। इसका विकल्प देखते हैं तब पता लगेगा। तो इसमें पहला विकल्प हमारा क्या कह रहा है कि इस तथ्य में पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों को जवाब उत्तर देने के योग्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, बिल्कुल नहीं। इसके बात करें, मोहन का पक्षपात लेकर लिंग भूमिका रूढ़िबद्ध को बढ़ावा दे रही, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, मोहन का पक्ष ले, इसमें टीचर जो हो रही है वो मोहन का पक्ष ले रही है और लिंग भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता को क्या है वो बढ़ावा दे रही है, यानी कि जेंडर बाइस्ड को वो बढ़ावा दे रही है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप को जो क्या हो रहा वो बढ़ावा दे रही है टीचर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला विकल्प क्या है कि राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में डालना चाह रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें दोस्तों हमारा जो विकल्प नंबर जो हमारा तीसरा हो जाएगा वो तो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मोहन को लेकर पक्षपात वो कर रही थी और वो जेंडर बाइस्ड इसमें शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। अब ये वर्ड आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, सिवाय। ये ना सिवाय ये अच्छों को एकदम पागल कर देता है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार ये इस वर्ष नहीं हर वर्ष आता है। जो सिवाय होता है इसका मतलब होता है निगेटिव। सिवाय का मतलब क्या होता है, सिवाय का मतलब होता है नॉट। याद रखना आप लोग, सिवाय का मतलब होता है नॉट। तो इसमें क्या है विकल्प, मतलब सीखने के लिए संबंधी जो सीखने के लिए जो आकलन होता है निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके, है ना। आकलन का मतलब क्या होता है, असेसमेंट। तो इसमें विकल्प देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला विकल्प हमारा आ जाएगा विद्यार्थियों की क्षमताएं, ठीक है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां और विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इसमें विकल्प जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर दूसरा जो होगा एकदम सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं होती हैं, है ना। इसमें सीखने के असेसमेंट करने के लिए जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय, है ना, इन तीनों चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। मतलब पहले का भी ध्यान रखते हैं, दूसरे के भी ध्यान रखते हैं, तीसरे के भी ध्यान रखते हैं और चौथे के भी ध्यान रखते हैं। बट यहाँ पे किसका ध्यान नहीं रखते, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, सीखने के लिए आकलन की बात कर रहा है। तो सीखने के लिए आकलन में देखिए हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में भी हम अच्छे से उसको हम ध्यान रखेंगे, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ जो गलतियाँ करेंगे उसमें भी हम आकलन जब करेंगे तो उनका भी ध्यान रखेंगे,
और विद्यार्थियों की जो अधिगम शैलियाँ होंगी उनको भी हम सीखने के आकलन के संबंधी में उसको भी हम अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। बट किसको हम ध्यान नहीं देंगे? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें विकल्प नंबर जो दूसरा हमारा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से मतलब धनी परिवार में गोद लिया गया, ठीक है, और दूसरे को एक गरीब परिवार यानी कि निर्धन परिवार में गोद लिया गया। एक परिवार के बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, ठीक है। मतलब ये प्रश्न ये कह रहा है कि देखिए दो जुड़वा भाई हैं, एक 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 बच्चे को क्या नाम है कि गरीब परिवार में गोद लेने दे दिया गया और एक परिवार को अमीर परिवार में गोद लेने दे दिया गया। अब ये पूछा जा रहा है कि कुछ वर्षों के बाद में उन दोनों के जो बुद्धि लब्धि होगी उसमें क्या चेंजमेंट आएंगे, क्या होने की संभावना है, उसको हम लोग विकल्प में देखेंगे। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करें कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाले लड़के की अच्छे अंक आएंगे, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि सामाजिक आर्थिक जो विकल्प नंबर हमारा तीसरा क्या है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल। जो विकल्प नंबर हमारा जो तीसरा है एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो बुद्धि लब्धि है ना, बुद्धि लब्धि है वो क्या नाम है कि वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, उन सबसे प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होती है, समझ रहे हैं ना दोस्तों, है ना। तो ये जो बुद्धि लब्धांक है वो सामाजिक आर्थिक जो उनसे है उनसे बिल्कुल भी प्रभावित स्तर से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें विकल्प नंबर दोस्तों तीसरा हो जाएगा। लेकिन चौथा विकल्प और है, उसको भी हम देख लेते हैं कि निर्धन परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, नहीं, बिल्कुल भी। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा जो तीसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति कौशल का मतलब क्या होता है? फाइन मोटर स्किल। अब देखिए दोस्तों मोटर स्किल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फाइन मोटर स्किल, एक होती है फाइन मोटर स्किल, ठीक है, और एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। क्या होती है? एक होती है फाइन मोटर स्किल, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। अब मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल वो होता है जिसमें हम हमारे शरीर की बड़ी मसल्स, जो मोटी मसल्स होती हैं, बड़ी मसल्स होती हैं, उनका यूज़ होता है ना। अब हम जब चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे भागेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब में हमारी बड़ी मसल्स जो होती हैं उनका प्रयोग होता है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा। अब फाइन मोटर स्किल की बात करें तो फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? छोटी मसल्स का यूज़ होता है। अब छोटी मसल्स का यूज हो मतलब छोटी मसल्स का यूज का मतलब क्या होता है? छोटी मसल्स का यूज का मतलब जैसे हम लिख रहे हैं तो लिखने में ज़्यादा क्रिया तो हो नहीं रही, पूरा शरीर एकदम बैठा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है? पेन से हम उंगलियों से लिख रहे हैं तो हमारी जो उंगलियों की जो हमारी जो नसें हैं वो कहीं ना कहीं तक जो हमारा हल्की हल्की तो हल्का हल्का तो इधर उधर वो मूव कर रही हैं, है ना। तो जो सूक्ष्म गति कौशल होता है यानी कि फाइन मोटर स्किल होता है, तो जो इसमें जो छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं उनका यूज़ होता है, जैसे उंगलियों की मसल्स, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गति कौशल का मतलब क्या होता है? फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं तक ये हमारा लिखने में संबंधित होगा, ये उसका उदाहरण है, ठीक है। तो सूक्ष्म गति कौशल किसका उदाहरण है? लिखने का। तो लिखना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, है ना। तो ये सब किसकी? और इधर उधर देखना हो गया। तो देखने में क्या होता है? हमारी पुतलियाँ जो आँखें की होती हैं इधर उधर लेफ्ट राइट करते हैं, तो उससे क्या होता है? इसमें सूक्ष्म गति यानी कि फाइन मोटर स्किल्स जो मसल्स होती हैं उनका यूज़ हो रहा है। और ग्रॉस की अगर बात करें तो ग्रॉस में जो क्या होता है कि हमारे बॉडी की जो बड़ी मसल्स होती हैं उनका यूज़ होता है, जैसे फुदकना, चढ़ना, दौड़ना, इनमें क्या होगा? इनमें सब ये ग्रॉस मोटर स्किल में ये वर्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत क्या निहितार्थ है? क्या हो जाएगा इसका विकल्प? तो इसमें देखते हैं कि प्रश्न विकल्प नंबर पहला कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना चाहिए, ठीक है। इसको हम अगला देखते हैं। तो प्रारंभिक व्याख्या के बाद में कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता करना, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं कि बच्चे उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बाद अगला विकल्प हमारा कहता है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तक ये हमारा सही हो जाएगा। चौथा विकल्प जो है सहयोगात्मक समस्या समाधान। देखिए अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि जो ज्ञान होता है वो बाहरी वातावरण में स्थित है ना। क्या कहते हैं? वो जो ज्ञान होता है वो बाहरी वातावरण में स्थित है। ये तो उससे सहयोगी भी होता है, उससे मतलब सहपाठी भी होता है, सहयोगी भी होता है ना। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ज्ञान जो होता है मतलब जो कि बुद्धि जो ज्ञान होता है वो अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग वातावरणों में, है ना, अलग अलग समुदायों में क्या होता है? वो वितरित रहता है ना, बटा हुआ होता है ना। तो ये हमारा है।
तो इसमें इसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरों के साथ में अंतःक्रिया करना, दूसरों के साथ में अंतःक्रिया का मतलब सहयोगात्मक रूप से काम करना, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान का हमारा यही विकल्प हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, चौथा विकल्प जो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। अब किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका विकल्प नंबर पहला हमारा कह रहा है कि दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार, ठीक है। इसका अगला कहता है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, इसके बाद आत्म सिद्धि का भाव और जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, ठीक है। तो इसमें हमारा जो विकल्प नंबर दोस्तों पहला होगा वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। अब देखिए दुश्चिंता का मतलब क्या होता है, दुश्चिंता का मतलब होता है एंग्जाइटी, ठीक है। दुश्चिंता का मतलब क्या होता है, दुश्चिंता का मतलब दोस्तों होता है एंग्जाइटी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एंग्जाइटी होगा, स्वयं से सरोकार होगा, स्वयं से सरोकार का मतलब होता है सेल्फ कंसर्न, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एंग्जाइटी होगी, बच्चों को अपने सेल्फ कंसर्न करेंगे, इसका अनुभव कर सकते हैं बच्चों। तो विकल्प नंबर जो हमारा पहला है दुश्चिंता एवं सरोकार, स्वयं सरोकार, ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं और ये प्रश्न जो होगा वो हमारा एकदम अंतिम प्रश्न होगा आज का। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। अब डैश होने से संबंधित क्या है, क्या वो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैकुलिया है या डिस्थीमिया है। तो इसमें मैं दोस्तों आपको बता दूं कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को, देखिए शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, तो सामान्यतः उनको क्या होता है, उनको होता है डिस्ग्राफिया, है ना। शारीरिक रूप से सक्षम जो बच्चे होते हैं, एकदम अच्छे होते हैं, उनको क्या होता है, उनको डिस्ग्राफिया होता है। अब इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डिस्ग्राफिया होता है वो कोई रोग नहीं है ना, रोग नहीं है, वो क्या है, वो एक है क्या, विकार, क्या है वो, एक विकार है। तो डिस्ग्राफिया जो है वो एक प्रकार का विकार है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः क्या होता है, वो पाया जाता है ना। जो शारीरिक रूप से जो भी सक्षम बच्चे हैं उनमें सामान्यतः पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि बच्चे की जो लिखावट होती है ना, बच्चे की लिखावट और बच्चे के समझने की जो क्षमता होती है उन पर उस पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा, दूसरा डिस्ग्राफिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी टाइप के दोस्तों प्रश्न जो है वो सीटेट एग्जाम में वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी टाइप के प्रश्न बार बार इसका रिवीजन करिए, बार बार हर रोज़ डेली इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि इस टाइप के प्रश्न जो आए ना तो उसमें आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।